एपिसोड 67। नमस्कार, मैं हूं रमेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं बात आम जन की विशेष। आप सभी को रमेश अग्रवाल की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। क्या जनता को राहत देने के नाम पर आने वाली पीढ़ियों पर कर्ज का बोझ लादा जा रहा है? क्या चुनाव जीतने के लिए मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त राशन, मुफ्त यात्रा, मुफ्त गैस, मुफ्त लैपटॉप, नगद सहायता और भी राज्यों के द्वारा विभिन्न तरह की चीजें जनता को बांटी जाती है और ये राज्यों की योजनाएं राज्य को सिर्फ और सिर्फ दिवालियेपन की ओर धकेलती है, नहीं कि विकास की ओर। और आज सबसे बड़ा सवाल यह है मित्रों कि अगर सरकार का खजाना खाली हो गया तो वो जन कल्याण के कार्य कैसे करेगी? आने वाले वर्षों में कर्मचारियों को वेतन, किसानों को राहत, चिकित्सा सुविधाएं और शिक्षा की सुविधाएं कैसे उपलब्ध करवाएगी? आज इन्हीं सब विषयों के ऊपर हम विश्लेषण करेंगे, हम चर्चा करेंगे। गरीबों को राशन देना, बुजुर्गों को पेंशन देना, स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च करना, ये संविधान द्वारा प्रदत्त सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से आम नागरिक को दिए गए अधिकार हैं और ये आम नागरिकों का अधिकार भी है कि सरकार इन सब की व्यवस्था करे। लेकिन मित्रों, जब कोई भी चुनाव नजदीक होता है तो सरकार द्वारा जो इस तरह की फ्री की योजनाओं की घोषणाएं की जाती है या तरह तरह के उस समय स्कीम आती है कि लाडली बहना के नाम पर इतना, भाइयों के नाम पर इतना, युवाओं के नाम पर इतना, बुजुर्गों के नाम पर इतना, इस तरह की योजनाएं चुनाव से पूर्व फ्री रेवड़ी बांटने की योजनाएं कहलाती हैं। और भारत का माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इस बारे में सरकारों को कई बार आगाह कर चुका है कि ये सब ठीक नहीं है, ये देश को सिर्फ और सिर्फ गर्त की ओर ले जाएंगी, नहीं कि उसका विकास करेंगे। और यहीं से एक बड़ा विवाद भी शुरू होता है मित्रों। भारत के अनेक राज्य डूब रहे हैं कर्ज के बोझ में। भारत के कई राज्यों पर बहुत भारी कर्ज है और ये वैसे ही है जैसे आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। विशेषज्ञ लंबे समय से ये चेतावनी देते रहे हैं कि यदि आय से अधिक खर्च लगातार बढ़ता रहा तो राज्य की वित्तीय स्थितियां बहुत कमजोर हो सकती है। पंजाब लंबे समय से ऊंचे कर्ज और ब्याज के भुगतान के दबाव में दब रहा है। राजस्थान भी इससे पीछे नहीं है। राजस्थान में भी विभिन्न सरकारी योजनाओं के कारण सब्सिडी, वेतन, पेंशन और अन्य खर्चों के कारण राजस्थान भी बड़े राजकोषीय दबाव में है। सबसे पहले देखते हैं पंजाब की स्थिति। पंजाब में वर्षों से मुफ्त बिजली, कृषि सब्सिडी और अन्य कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं से लाखों लोगों को लाभ भी मिलता है, लेकिन दूसरी ओर प्रश्न उठता है कि राज्य पर कर्ज का बोझ भी तो बढ़ता है। राजस्थान की स्थिति देखें तो राजस्थान में पिछले 5 वर्षों में कई बड़ी सामाजिक योजनाएं शुरू की गई हैं। महिलाओं के लिए सहायता योजना, स्वास्थ्य बीमा, बिजली में राहत, रसोई गैस सहायता, यात्रा संबंधी रियायतें और इन योजनाओं से अनेकों परिवारों को लाभ भी मिला। मित्रों, कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अगर सरकार मुफ्त सुविधाएं देती है तो उसके लिए स्थायी आय का स्रोत भी बढ़ना चाहिए। अगर आय के स्रोत नहीं होंगे तो आप कैसे लोगों में सुविधाएं बांटेंगे? यानी उद्योग बढ़े, रोजगार बढ़े, राज्य का टैक्स संग्रह बढ़े, नए नए निवेश आए, तब राज्य में पैसा आएगा और तभी उसे जन कल्याण के कार्यों में लगाया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो राज्य सरकार को किसी न किसी एजेंसी से कर्ज लेना पड़ेगा और जब कर्ज बढ़ता है तो मित्रों, स्वाभाविक सी बात है, उस कर्ज का ब्याज भी चुकाना पड़ता है और फिर विकास कार्यों के लिए पैसा कहां से आएगा? समस्या पैसे की फिर पैदा होगी। हालांकि और दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि गरीब और कमजोर वर्ग के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बहुत जरूरी है। इसलिए चुनौती मुफ्त योजनाएं बनाम विकास नहीं बल्कि वित्तीय संतुलन बनाए रखने की है। इसलिए सवाल केवल ये नहीं है कि क्या मुफ्त मिल रहा है, सवाल यह है मित्रों कि उसका खर्च कौन और कब चुकाएगा और कैसे चुकाएगा। भारत में लगभग कोई भी बड़ा राज्य ऐसा नहीं है जो निजी कंपनी की तरह फायदे में चल रहा हो।
राज्य सरकारों का उद्देश्य वैसे तो लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि सार्वजनिक सेवाएं देना होता है। लेकिन अगर कोई राज्य सरकार अपने तमाम खर्चों को करके कुछ पैसा बचा लेती है, तो बताइए ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि नहीं होगी। भारत के सबसे अधिक वित्तीय दबाव वाले राज्य हैं जिन पर कर्ज का बोझ अत्यधिक बढ़ रहा है। उन राज्यों में पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की स्थिति तो मित्रों आपने लगभग पिछले 2 वर्ष पहले देखी भी थी कि राज्य सरकार के पास कर्मचारियों को मासिक वेतन चुकाने का पैसा भी नहीं रहा था। ये इन प्रकार हिमाचल प्रदेश सरकार ने उस माह का वेतन चुकाया होगा और फिर आगे की व्यवस्थाएं देखी होंगी। और उस समय हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने राज्य कर्मचारियों के वेतन और सुविधाओं में कुछ कटौती भी की थी। मित्रों, इन राज्यों का बड़ा हिस्सा वेतन, पेंशन और कर्ज, और जो कर्ज लिया है उसका ब्याज चुकाने में चला जाता है। अपेक्षाकृत कुछ बेहतर स्थिति वाले राज्य भी हैं। इनमें महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा और तेलंगाना का नाम लिया जाता है। लेकिन तेलंगाना की भी स्थिति आजकल बिगड़ती जा रही है। वह भी कर्ज के बोझ से झुकता जा रहा है, कर्ज के बोझ से दबता जा रहा है। और तमिलनाडु पर भी भारी कर्ज हो गया है। और जो अभी विधानसभा चुनाव हुआ, कर्ज के बावजूद भी उन्होंने कई सारी फ्री की योजनाओं की सरकार ने घोषणाएं की। कैसे होगी उनकी भरपाई, कैसे राज्य का खर्च चलेगा, ये तो वही राज्य सरकार जाने। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि समस्या केवल कर्ज लेना नहीं है। यदि कर्ज लेकर उद्योग लगाए जाएं, सड़कें बनाई जाएं, बिजली की सुविधाएं दी जाएं, सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाई जाएं, यातायात की सुविधाएं बढ़ाई जाएं, तो भविष्य में इनके माध्यम से कुछ आय भी बढ़ती है और राजकोष में आय की बढ़ोतरी भी होती है। लेकिन यह कर्ज का बड़ा हिस्सा यदि केवल वेतन, पेंशन और ब्याज और बढ़ती हुई सब्सिडी पर खर्च हो जाए तो राज्य का भविष्य तो अंधकार में होगा ही होगा। भारी आर्थिक दबाव में वो राज्य आ जाएगा। उड़ीसा को इस मामले में वित्तीय अनुशासन का उदाहरण माना जाता है। खनिज संसाधनों और अपेक्षाकृत संतुलित वित्तीय प्रबंधन से इस राज्य स्थिति अन्य राज्यों से बेहतर है। मित्रों, क्या राज्य को मुफ्त योजनाओं के बजाय उद्योग, रोजगार और निवेश बढ़ाने पर जोर नहीं देना चाहिए? चालू मानसून सत्र में 20 जुलाई 2026 को केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग राज्य मंत्री अर्थात एमएसएमई की राज्य मंत्री शोभा करंदजले ने राज्यसभा में अपने एक बयान के दौरान बताया कि पिछले 5 वर्षों के दौरान देश में 1.42 लाख एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग बंद हुए। इसके कारण 10.20 लाख लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ। क्या ये अच्छी स्थिति है? इस मंत्रालय के राज्य मंत्री ने आगे बताया कि 1 जुलाई 2020 को जब से उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत हुई, तब से 31 मार्च 2026 तक 8.02 करोड़ एमएसएमई रजिस्टर्ड हुए। इनके द्वारा देश में 35.31 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया, जिनमें से अब तक 11 से 12 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं या उन्हें किसी न किसी कारण से अपनी कंपनी के जिस जगह पर वो काम कर रहे थे वहां से काम छोड़ना पड़ा है और वो दूसरे रोजगार की तलाश में जुटे हैं। 21 जुलाई 2026 के दैनिक भास्कर ने भी इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रसारित करते हुए इस विषय पर चिंता व्यक्त की है और उसमें लिखा है कि बड़ी संख्या में एमएसएमई तथा छोटे मध्यम व्यापारी अपना कारोबार बंद कर रहे हैं। तो ये देश के लिए अच्छी खबर नहीं है। हमने भी अपने पिछले एक एपिसोड में चिंता व्यक्त की थी कि आखिर देश में आर्थिक प्रगति किसकी हो रही है। देश की अर्थव्यवस्था ऊंची और ऊंची किसके बल पर बढ़ रही है? सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग तो लगातार बंद हो रहे हैं। फिर देश में विकास किसका हो रहा है? क्या केवल कुछ बड़े औद्योगिक घरानों का? हमारी सरकार तो उसी में खुश है। आखिर ये छोटे काम धंधे वाले लोग क्या करें? सरकार कब सोचेगी इनके बारे में? क्या चंद बड़े औद्योगिक घरानों का विकास होने से देश के आम आदमी का विकास हो जाएगा? जागो सरकार, जागो। अपनी नीतियों का पुनरावलोकन करो।
व्यवहारिक बात यह है कि सरकार को शायद इसलिए इस स्थिति से फर्क नहीं पड़ता होगा कि छोटे व्यापारियों की जो इनकम कम होती है उससे अधिक इनकम बड़े व्यापारियों की, बड़े औद्योगिक घरानों की इनकम बढ़ जाती है। तो देश की कुल इनकम में या देश की कुल आय में या जीडीपी में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बड़ा कटु सत्य है कि परंपरागत व्यापारी, परंपरागत चीजों का व्यापार करने वाले लोग और छोटे व्यापारी लगातार धीरे धीरे गरीब और अपनी बदतर स्थिति में जाते जा रहे हैं। छोटे व्यापारी के स्तर पर यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों में एमएसएमई और छोटे व्यापारियों को कई बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनमें कुछ समस्याएं जैसे बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, संगठित रिटेल से प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ रही है, अर्थात जो बड़े बड़े बिक्री के बिजनेस के प्लेटफॉर्म खुल रहे हैं जिनमें अमेजन, मेसो या अन्य जो भी प्लेटफॉर्म है, उनके कारण छोटा व्यापारी दबाव में आ रहा है। उसकी बिक्री, उसका धंधा लगातार कम होता जा रहा है। सरकार को कुछ लिमिटेशंस माननी चाहिए कि इस तरह का सामान तो बड़े प्लेटफॉर्म वाले लोग या बड़े बड़े मार्ट वाले लोग बेचेंगे और कुछ सामान की बिक्री सिर्फ और सिर्फ देश का छोटा व्यापारी करेगा। तो उनके उद्योगों की और उनके धंधों की कुछ सुरक्षा हो सकती है। काम धंधों में आजकल बढ़ती हुई लागत, किराया, बिजली आपूर्ति, मजदूरी और परिवहन, इस पर बहुत बड़ी लागत बढ़ी है। बैंक ऋण और कार्यशील पूंजी अर्थात वर्किंग कैपिटल की कठिनता से उपलब्धता छोटे व्यापारी वर्ग के लिए होती है। उपभोक्ता खर्च में सुस्ती वाले क्षेत्रों में दबाव बढ़ रहा है, अर्थात जो आम उपभोक्ता के काम में आने वाली वस्तुएं उनकी बिक्री भी लगातार घट रही है, जो कि एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और ये इस सारे सामान की बिक्री बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों पर शिफ्ट हो रही है। डिजिटल बदलाव के साथ तालमेल नहीं बैठा पाना परंपरागत व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। बड़े कॉर्पोरेट की बाजार में हिस्सेदारी प्रतिदिन बढ़ने से छोटे व्यापारी वर्ग की स्थिति दिन पर दिन बदतर होती जाएगी। मित्रों, अगर आज का आपको यह विश्लेषण ठीक लगा तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कल फिर किसी विषय के साथ आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।